हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का, इंडक्टर का, उसका फॉर्मूला देख चुके थे और कैसे याद रखना है वो भी बता चुके थे। अब उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक चीज देखिए लिखा हुआ है कि अगर कोई भी चीज e टू दी पावर माइनस के टी से घटेगा, के पॉजिटिव होना चाहिए, ओवरऑल क्या है कि टी क्या है कि नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी चीज जो e पर पावर माइनस के टी से घटेगा, या ऐसे ही बोल सकते हो कि e पर पावर माइनस टी टाइप से कोई भी चीज घटेगा, तो उसको 100% खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। और कोई भी चीज 1 माइनस ई पर पावर माइनस टी टाइप से बढ़ेगा तो उसको 100% बढ़ने में, मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना तक पहुंचने में भी इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। जैसे कि आप रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं ना ये वाला फॉर्मूला जी, n इक्वल टू n टी पावर माइनस लैम्डा टी। तो ई पर पावर माइनस टी टाइप का है ना, तो इसको घटने में क्या हो जाता है, इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। कोई दिक्कत लग रहा है तो ये आप समझिएगा कि कोई भी चीज जो ई पर पावर माइनस टी से घटेगा तो उसको 100% खत्म हो जाने में, मतलब फाइनल वैल्यू 0 हो जाने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। और 1 माइनस ई पर पावर माइनस टी टाइप से अगर कोई बढ़ेगा तो 100% होने में, मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग जैसे कि पढ़े हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, तो क्या होता है कि चार्ज बढ़ता है ना जी, बढ़ के मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट तक होता है, तो उसमें उसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा मैक्सिमम वैल्यू होने में। या ऐसा समझो कि कैपेसिटर में ही चार्जिंग के केस में करंट घटता है, तो इसी लॉ से ना घटता है जी। ये हुआ इंडक्टर का, कैपेसिटर का भी क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट ई पर पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ई पर पावर माइनस टी से घट रहा है ना वो, तो घटने में कितना टाइम लग जाएगा, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। अरे बोलो यार, तो ये आपको ध्यान रखना यहाँ के लिए ना, कई एक जगह के लिए। एक तो हो गया चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इंडक्टर के लिए भी, दूसरा रेडियो एक्टिविटी के लिए भी। अरे बोलो यार, और भी बहुत जगह पर है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए भी। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वही दिया गया है कि ई पर पावर माइनस टी से घटेगा तो इस ढंग का आता है। अरे बोलो, यहाँ आई इक्वल टू आई नॉट ई पर पावर माइनस टी बाई आर सी भी लिख सकते थे। तो ये समझ में आया कि इन्फिनिटी टाइम के बाद ये सब चीज 0 होगा, घटेगा, लेकिन फाइनली एकदम 0 कब हो जाएगा, तो इनफाइनाइट टाइम के बाद। और इस ढंग से जो भी बढ़ेगा वो इनफाइनाइट टाइम के बाद अपने मैक्सिमम वैल्यू बराबर होगा। ये समझ में आ रहा है ना कि ये मैक्सिमम वैल्यू होता है फाइनल में। इसी में देखो ना, टी इन्फिनिटी मारोगे तो ई पर पावर माइनस इन्फिनिटी, ई पर पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये 0 हो गया तो ये नॉट रह गया। ये समझ में आ रहा है कि जब इंक्रीज करेगा उस समय में ये वाला जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, इनफाइनाइट टाइम के बाद मिलेगा इतना। ये वाला अरे ये तो टी टाइम में है और इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करने के बाद इनफाइनाइट टाइम में क्या मिलने वाला है, तो यही सब मिलने वाला है। अरे बोलो यार। और अगर कोई डिक्रीज कर रहा है तो उसके लिए भी ये वाला मैक्सिमम हुआ, लेकिन ये t इक्वल टू 0 पर ही होगा, तभी तो डिक्रीज कर करके 0 होगा। अरे पकड़ा जाएगा ना कि ये यहां पर मैक्सिमम है, ये यहां पर मैक्सिमम है, लेकिन यहां डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सब जो दिया हुआ है ये कब का है, t इक्वल टू 0 का। अरे बोलो यार। और ये वाला इंक्रीज कर रहा है, ये मैक्सिमम है, तो इंक्रीज करेगा मैक्सिमम होगा। ये कब होगा, t इक्वल टू इनफिनिटी। अरे इसे खाली खींच रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। चलिए अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट का मीनिंग क्या है। अच्छा ये लास्ट में बोलिएगा तो ग्राफ बताएंगे आपको। चलो यहाँ पर ग्राफ बना दे क्या, ये ग्राफ हम यहाँ पर बना देते हैं, कैसा नहीं कि दिमाग से निकल जाए। तो इसमें आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करना रहेगा। यहाँ मान लेते हैं करंट है और कुछ ऐसा है, ये वाला R1 पर है और ये वाला R2 रेसिस्टेंस पर है और डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर है। चलो उसको एग्जांपल करवाएंगे, यहां समझिएगा जी। तो टाइम कांस्टेंट का फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसका फिजिकल मीनिंग है कि जब कोई काम जो होने वाला है
वो 63% कंप्लीट हो जाएगा जितना देर में, तो हम उस टाइम इंटरवल को क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। ये समझ में आ रहा है? जैसा कि अगर कोई चार्ज हो रहा है तो 63% चार्ज हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि जितना देर में 63% चार्ज हो गया क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। ये समझ में आया? और अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो 63% डिस्चार्ज हो जाए तो बचल रहेगा 37%। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जितना देर में 63% कम गया वही क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट। हमको कितना है वैल्यू उससे नहीं मतलब, हमको मतलब है कि अगर चार्ज हो रहा है तो 63% चार्ज हो जाए तो फाइनली भी 63% रहेगा मैक्सिमम का, और अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो 63% डिस्चार्ज हो जाए तो फाइनली कितना रहेगा, 37%। लेकिन हमको 63% वाला से ही मतलब है, हम उसी से ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा कि 63% टाइम कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वही क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट कहलाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? हम लोगों को टाइम कांस्टेंट जो है ना वो केवल e⁻⁻t या 1 - e⁻⁻t टाइप वाले में ही पढ़ना है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि अगर टाइम कांस्टेंट किसी का ज्यादा होगा तो थोड़ा सोच के बोलना कि वो प्रोसेस फास्ट होगा या स्लो होगा, सोच के बोलना। तो कॉमन सेंस की बात है कि टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब 63% काम कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब प्रोसेस स्लो है। अरे बोलो यार, तो वो आप समझ रहे होंगे, उसका फिजिकल मीनिंग ध्यान रखना होता है। बाकी आपको इसमें रटे हुए रहना है कि I = I0t⁻⁻ t/RC, और इसमें समझ आ रहा है कि नहीं, टाइम कांस्टेंट जो होता है वो RC के बराबर होता है, इसको रटे हुए रहना डायरेक्ट। तो ये कैसे निकला होगा, तो यहाँ पर क्या किया गया होगा कि 63% रखा गया होगा, अरे मैक्सिमम है ना जी I0, ये डिस्चार्ज हो रहा है तो नहीं, ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो 63% डिस्चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर रखाएगा 37%। ये बचल का वाला ना है जी। फॉर्मूला में जहां भी तुम पढ़ रहे हो I या Q, वो कौन है, डिस्चार्ज वाला कि बचा हुआ वाला, बचा हुआ वाला। ये समझ में आ रहा है? हम लोग टाइम कांस्टेंट डिफाइन किए 63% कंप्लीट होने वाला, उसमें ये नहीं कि बचा हुआ है या खत्म हुआ, उससे नहीं मतलब है, उसको काम से मतलब है। तो कुछ नहीं होता होगा, 63% डिस्चार्ज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि रिमेनिंग 37% होगा, तो वही पुट करके टाइम निकालिएगा तो RC के बराबर आएगा। इसे कुछ नहीं सोचना, सीधे रट जाना है कि RC सर्किट में बोलो टाइम कांस्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, RC के बराबर होता है। कोई दिक्कत लग रहा है, बिना सोचे समझे इसको रट जाना है आपको। अब समझना कि आपको पहले से पता है कि किसी के भी जो पावर में रहता है वो डायमेंशन लेस होता है। अरे किसी के भी पावर में, चाहे वो कांस्टेंट के पावर में रहे चाहे वेरिएबल के पावर में रहे, जो पावर में रहेगा वो डायमेंशन लेस ना होगा जी, या यूनिट लेस होगा। अरे बोलो यार, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, जहां डायमेंशन लेस है वहां यूनिट लेस भी बोलेंगे, जहां यूनिट लेस है वहां डायमेंशन लेस भी बोलेंगे, केवल एक दूगो को छोड़ करके। एंगल और सॉलिड एंगल तो सब पर चर्चा हो नहीं रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये समझ आया कि इसके ऊपर में जो है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, और अगर ये डायमेंशन लेस है तो जो टाइम का है डायमेंशन वही RC का रहेगा, तब तो कट करके खत्म हो जाएगा। अरे बोलो, तो ये समझ में आ गया होगा कि यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट मतलब टाइम कांस्टेंट बोले तो कौन, RC का क्या होगा, तो जो टाइम का होगा तभी तो कट जाएगा। पता चल रहा है ना? तो ये समझ में आ रहा होगा कि यूनिट इसका किस में हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कुछ है ही नहीं जिसमें कि दिक्कत लगे। इस पर पावर है तो इसको डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो ये डायमेंशन लेस कब होगा, तो इसका टाइम है तो इसका भी टाइम रहेगा, तभी तो कट करके खत्म हो जाएगा। बोलो जी, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो RC का डायमेंशन कितना हो जाएगा, T। ये समझ में आ रहा है ना, RC का डायमेंशन क्या हो जाएगा, T, और यूनिट क्या हो जाएगा, तो सेकेंड। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलिए, तो अगर आप ग्राफ बनाइए इसके हिसाब से, मान लो हम बनाते हैं, तो ये हो गया कितना I,
और ये क्या हो गया टी। तो ये समझ में आ रहा है ना आपको कि शुरुआत में डिक्रीज कर रहा है, तो शुरुआत में कितना होगा आई नॉट। अरे ये है ना बाई इक्वल टू समथिंग ई पर पावर माइनस एक्स टाइप का। तो याद है कि बाई इक्वल टू एन नोट ई पर पावर माइनस एक्स वाला शुरू में तेजी से घटता है फिर धीरे से घटता है। ये बताया था कि शुरू में तेजी से घटता है ग्राफ में ही। तो ये समझ में आ रहा है कि ये वाला चूंकि टाइम वाला तो केवल इधर लेंगे, ग्राफ ऐसे एक्चुअली में आता है, लेकिन हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा जी कुछ इस टाइप का होगा, ये समझ में आया। और एक टाइम कांस्टेंट में ये समझ में आ रहा है आपको कि ये 63% घट चुका होगा। एक्चुअली 63 नहीं होता 63.21 होता, लेकिन हम लोग 63 ही बोलेंगे। तो कितना हो गया बताइए तो 0.37 आई नॉट। ये बात समझ में आ रहा है। एक टाइम कांस्टेंट में 63% काम कंप्लीट हुआ, यहाँ घट रहा है तो 63% घट गया था, इतना बच्चा रह गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा एक चीज समझ रहे हो तुम, इसमें 63% एक के टाइम कांस्टेंट में कंप्लीट हो गया, अब बाकी 37% कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। मतलब समझ में आ रहा है कि ये बहुत फास्टली यहाँ गिरा हो और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है कि बहुत कम हो जाता है। ये समझ में आ रहा है ना जी? माने इसको आप थोड़ा सा फील करिएगा कि 63% एक टाइम कांस्टेंट में खत्म हो चुका और 37% और होने में कितना टाइम ले देगा? इनफाइनाइट टाइम और लेगा। अरे बोलो यार, तो बहुत फास्ट होता है। रेडियो एक्टिविटी में यही होता है। समझ आ रहा है कि नहीं कि एक टाइम कांस्टेंट में 63% खत्म हो चुका होता है। बोलो यार, अब बाकी 37% होने में इनफाइनाइट टाइम लेता है। खैर कोई दिक्कत लग रहा है? अब ये हम नहीं बोलेंगे कि ग्राफ कैसे बना, वो तो पहले से बताए हुए। अरे बोलो, चलो इसको तुम देखो। तो अगर इसका तुम ग्राफ बनाओगे, ग्राफ याद है कि नहीं? नहीं याद है तो हम मुंह ताकोगे। ये कौन सा है? यहां पर पुट करोगे बाई और यहां पर पुट करोगे क्या एक्स। तो ये होगा ना जी बाई इक्वल टू पढ़ाए थे ना एन नॉट 1 माइनस ई पर पावर माइनस एक्स टाइप का। तो याद है कि वो वाला सेचुरेट हो जाता है और यहां पर कौन होता है जो एन नॉट पर रहता है? बोलो यार, क्यू नॉट। ऐसे भी सोच सकते हो कि ये इंक्रीजिंग है तो इनफाइनाइट टाइम में क्यू नॉट के बराबर होगा ना जी। इसमें भी बताए थे कि शुरू में क्या होता है बहुत तेजी से बढ़ता है, बाद में क्या हो जाएगा तो हाँ मतलब कांस्टेंट टाइप का हो जाता है। कांस्टेंट नहीं होता है मतलब वो तो बढ़ते था लेकिन बहुत बहुत कम बढ़ता है। तो ये आप समझ रहे होंगे। और एक टाइम कांस्टेंट में 63% वो बढ़ चुका होगा। तो ये समझ में आया कि जो ये है इसका 63% होगा। अरे शुरू में 0 था, बाद में बढ़ ही गया 63% से। तो ये समझ में आ रहा है ना कि 63% होल होगा मैक्सिमम का। इसमें 63% घटा था तो ग्राफ में तो तुम दिखाओगे जो बचल है उसको ना। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। तो इसी बहाने हम दोनों चीज कर दिए। एक तो ग्राफ भी दिखा दिए कि ऐसे ही बनेगा, कुछ नया टाइप का नहीं है जैसे मैथ में पढ़ाया गया था। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलो अब इसी ढंग से इसमें भी देखना है कि आरएल सर्किट है। तो आरएल सर्किट में भी टाइम कांस्टेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा? एल बाई आर के बराबर होगा। कैसे देखेंगे जी? यहाँ देखो ई पर पावर माइनस आर टी बाई एल है ना जी। तो ये समझ में आ रहा है कि इसको नीचे फेंकिएगा तो एल बाई आर हो जाएगा। तो ये टी है तो एल बाई आर का भी टी ही होना चाहिए। तो ये समझ में आया कि इसका यूनिट कितना होगा? कितना होगा? सेकेंड ही होगा। अरे बोलो जी। और ऐसे भी जी नाम ही बोल रहा है टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट नाम भी प्रॉपरली इसीलिए इसको दे दिया गया। नहीं सुनते हैं कि फिजिकल डिफिनीशन में ही बोला गया कितना देर के बाद इतना कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या बोलोगे? 5 मीटर के बाद टाइम है ना बोलोगे जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम का यूनिट तो हर हालत में क्या होना है? सेकेंड ही होना है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? एक चीज समझना जी, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन बनाने में यूज होता है तो R इंटू सी का कहेगा आपको निकालने के लिए यूनिट या डायमेंशन, तो तुम R का पुट करो। बोलो यार, फिर C का पुट करो तो बहुत लेंदी ना हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आपको ये याद रहना चाहिए। वहां पर क्या होगा यूनिट डायमेंशन में? RCL का एकदम लंबा चौड़ा झुंड देगा।
माने R पर पावर 4, C पर पावर 6 ऐसे कर करके देगा। सर मेरा कि नहीं L पर पावर 3 और उसी को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लेगा। पुट कर करके बनाना स्टार्ट करो तो बीमार हो जाओगे, टाइम बहुत लग जाएगा। तो उसमें वही होता है कि सबको सजा दिया जाता है। तो ये कि ढेर सारा है तो RC पर पावर 4 आ गया तो डायरेक्ट नहीं टाइम पर पावर 4 हो जाएगा। तो ऐसी सजा कर करके उसको निकाला आता है तो तुरंत निकल जाता है। अरे बोलो यार, अभी हम लोग को बस इतनी जानना है कि R और C वाला में समझ आ रहा है कि नहीं। RC सर्किट में या CR सर्किट में टाइम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? R इंटू C के बराबर होता है या C इंटू R के बराबर होता है। और इंडक्टर वाला में मतलब RL सर्किट में ये समझ आ रहा है कि हम लोग DC सोर्स वाला पढ़ रहे हैं। सोर्स है तो DC है, अदरवाइज सोर्स नहीं। अरे बोलो यार, AC वाला अलग से पढ़ेंगे आगे में। तो इसका कितना होता है L/R। हमको भी कभी कभी थोड़ा सा डाउट हो जाता है इसमें। तो दो तरीका है सोचने का, एक तो कि तेजी में सोचना है तो इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए कि RC होता है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि इसमें RC होता है तो दूसरा में R नीचे होता है। अरे ये दोनों में वही ना कॉमन है, R ना जी। तो ये RC है तो उसमें क्या है R नीचे, तो R नीचे तो L नीचे कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात हो गया कि ऐसे करके ध्यान रख सकते हो। और दूसरा डायरेक्ट भी बता सकते हो कि जैसे यहाँ सोचते हैं कि T/RC तो ये वाला T होगा तब तो ही कटेगा। ठीक उसी ढंग से यहाँ भी क्या होगा कि R को नीचे कर लोगे तो T/L/R तो L/R हो ना गया। और जैसे डील करो बाकी इसमें अगर ग्राफ बनाना रहेगा तो कैसे बनेगा? ग्राफ रटना नहीं, बच्चा रटता है उलझन होगा। ये I है ये T है, बताओ तो ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है। तो ये समझ में आया कि यहाँ से स्टार्ट होगा। मैथ वाला ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है लेकिन फिजिक्स में यहीं से स्टार्ट होगा। रीजन क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं ना हो सकता है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि ये तेजी से गिरेगा, वैसे होते चल जाएगा। बोलो यार, वो कंटिन्यू वैसा होगा। और ये तो अब बताने का जरूरत नहीं है कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद देखिएगा तो 63% घट चुका होगा तो 37% बचा तो इतना होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या एक टाइम कांस्टेंट के बाद? बोलो जी। और दूसरा टाइम कांस्टेंट में तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, फिर बना देंगे। तो ये हो गया। इसका अगर ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाओगे बताओ तो? ये है I और ये है T, तो ये वाला इंक्रीजिंग वाला ना हो गया, तो इंक्रीजिंग वाला हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I0 और शुरू में बहुत तेजी से बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा। बोलो यार, 100% तो होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा लेकिन एज यूजुअल तो समझ रहे होंगे हाँ कि वही हो रहा है। चलो एक देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, समझना थोड़ा सा आराम से क्योंकि ये क्वेश्चन आया कि मैं पूछा हुआ। अच्छा बताओ तो ये न्यूमेरिकल पूछ रहा है क्या? नहीं न्यूमेरिकल नहीं, समझ आ रहा है ना जी। तो आपको वही बताना है कि R1 बड़ा है या R2 बड़ा है। तो कॉमन सेंस से सोचिए, करेंट घट रहा है। अरे बोलो यार, करेंट घट रहा है तो किसमें ज्यादा तेजी से करेंट घट रहा है? इसमें कि इसमें? R2 वाले में। तो R2 वाले में करंट ज्यादा तेजी से घट रहा है। अरे बोलो यार, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोसेस फास्ट है। बोलो, और प्रोसेस फास्ट है इसका मतलब टाइम कांस्टेंट कम है। बोलो यार, तो ये पता चल गया कि R2 के लिए प्रोसेस फास्ट है मतलब टाइम कांस्टेंट कम है। अब टाइम कांस्टेंट यहां पर कौन लेंगे? R इंटू सी की L/R? कुछ बोल दो, दोनों बोल दो। L/R लगे, इंडक्टर वाला ना है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि टाइम कांस्टेंट जो है वो L/R है। तो R2 के लिए क्या पता चला कि ये वाला क्या है? कम है। तो ये कम है, ये कब पॉसिबल है? जब R क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये समझ में आया कि इसमें R2 क्या हो गया? ज्यादा हो गया। बोलो यार, इसमें R2 ज्यादा हो गया किससे? R1 से। यही वाला हो गया। अगर ये कैपेसिटर का रहता तो R2 वाला में प्रोसेस फास्ट है। बोलो यार, तो टाइम कांस्टेंट कम है और उसका होता है टाइम कांस्टेंट R इंटू सी। तो टाइम कांस्टेंट कम है इसका मतलब R कम है। ये समझ में आ रहा है ना कि इसको एक ही इंडक्टर पर दो रेसिस्टेंस के केस में ग्राफ बनाया गया होगा। ये तो पता चलिए रहा होगा, नहीं पता चल रहा है। इसमें क्या समझाना क्या है, तो इसी खाली हम कर दे रहे हैं। बोलो यार, ये आईटी में पूछे हुए था क्वेश्चन, कुछ था इसमें? नहीं था कुछ।
चलो इसको एकदम रपेट के रट जाना, क्योंकि 4-5 जगह पर इसका यूज हो जाता है, समझ में आ रहा है, इसलिए उसको एकदम रट जाइएगा कि 1/e का वैल्यू कितना होता है, तो 0.37 होता है। अरे बोलो यार, 1/e² का 0.135 होता है, 1/eq का 0.05 होता है। ये आपको रट जाना है, क्योंकि वहां पर कैलकुलेटे करते रह जाएगा। ई का वैल्यू 2.7 होना है, नहीं लग रहा है 2.71 यहाँ पुट भी कर दोगे तो कैलकुलेशन में बड़ा लेंदी कर देगा। अब स्क्वायर करके करो, क्यू करके करो तो लेंदी ना हो जाएगा जी। तो इसको रट जाना है। क्यों बोल दे रहे हैं रटने के लिए, क्योंकि ये एक जगह का बात नहीं है, ये 5 जगह का बात है, समझ में आ रहा है। तो उसको रट जाइएगा, न्यूमेरिकल बनाने में बड़ा आसानी करता है वो। तो अब देखते हैं, दिया हुआ है कि अगर टाइम दे करके पूछे कि चार्ज कितना है, करंट कितना है, तो फॉर्मूला तो हम लोग थोड़ा सा सोच करके लिख देंगे। अरे बोलो यार, टाइम दे के पूछे तो हम लोग इसको यूज करेंगे, टाइम को पुट करेंगे तो रिजल्ट चल आएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बोलो जी। नहीं। और एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पूछिए दे कि कितना देर के बाद इतना चार्ज होगा, इतना करंट होगा, दोनों तरफ से ना क्वेश्चन होगा। अरे एक पूछ सकता है क्या कि इस टाइम पर कितना चार्ज है, एक क्या पूछ सकता है इतना चार्ज किस टाइम पर है। बोलो यार, तो दोनों आ जाएगा इसी से। लेकिन क्या होगा कि आपको लॉग तो लेना पड़ेगा, हमको आप पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए क्या किए क्या फॉर्मूला को लिख दिए, समझ आ रहा है कि नहीं। और एक जगह का नहीं, 4-5 जगह का बात है। बोलो यार, तो आप इसको क्या करिएगा कि रट जाइएगा, समझिएगा जी। इसमें कुछ बताना नहीं है, टाइम दिया है पुट करिए चल आएगा, ठीक है। इसी सब के लिए इसको याद करवाया गया। मान लो कि बोल दिया कि चार्ज बताओ एक टाइम कांस्टेंट के बाद, तो आरसी सर्किट है, टी के जगह पर पुट करोगे ना आरसी जी, तो कटेगा e पर पावर -1 जो 1/e है, तो डायरेक्ट है ना पुट कर दोगे, तो भाई सोल्व तुमको करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि तुम पुट करोगे, ये याद है तो डील हो जाएगा तुरंत। अरे बोलो यार, लेकिन अगर टाइम पूछ दे तो इसमें यही होता है कि जो चार्ज दिया उसको यहां पुट करिए, फिर करिए और लॉग वगैरह लीजिए, तो वो सब नहीं करना है। तो टाइम पूछेगा तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा 2 केस में। एक केस होगा जब डिक्रीज कर रहा होगा, और एक केस कब होगा जब इंक्रीज कर रहा होगा। अरे इसमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों लिखा गया, क्योंकि हमको टाइम पुट करना ला लेना, जो भी होगा फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग सोच करके पकाना लीजिएगा फॉर्मूला। और टाइम निकालना जब रहे तब हम लोग क्या याद रखेंगे कि टी का वैल्यू कितना होता है, टाउ, टाउ माने टाइम कांस्टेंट, ln Q0/Q, जहां Q बचा हुआ वाला है। अरे बोलो, Q हमेशा बचा हुआ वाला ना है जी, तो ये होगा। या अगर करंट में देगा तो T का वैल्यू टाउ ln I0/I। जब भी डिक्रीज करेगा यही लगाइएगा, चाहे वो कैपेसिटर का हो चाहे इंडक्टर का हो। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसमें हाफ लाइफ जो होगा वो कितना होगा, टाउ इंटू ln2। कितना होगा, टाउ इंटू ln2। कुछ करना नहीं, हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया कि उतना देर में आधा खत्म हो जाएगा। अरे ये हाफ लाइफ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम रेडियो एक्टिविटी से रिलेट करके बता रहे हैं। वहां भी वही होता है, e पर पावर -λt। ये समझ में आ रहा है कि t के नीचे में करोगे तो 1/λ आ जाएगा। अरे e पर पावर -λt, तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा जो t के नीचे में ना होगा जी, तो t के नीचे में लाओगे लैम्डा क्या हो जाएगा, 1/λ। तो ये समझ में आया कि रेडियो एक्टिविटी में टाइम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 1/λ। ये बात तुम जान रहे हो कि 1/λ ही मीन लाइफ होता है। मतलब समझ में आया क्या, टाइम कांस्टेंट ही मीन लाइफ है। अरे यार यहां देखो, यहां देख लो, ये रेडियो एक्टिविटी का पार्ट है, फिजिकल में ही पढ़ता है। n = n0 e पर पावर -λt पढ़ते हो, तो इसको कोई ऐसे लिखेगा कि नहीं, -t डिवाइडेड बाई 1/λ। अरे टाइम कांस्टेंट को तुम ऐसे पकड़ लेना, e पर पावर वाला में रहेगा तो क्या कि t के नीचे में जो, तो यहां पर क्या कहोगे, t के नीचे में 1 है, इसको नीचे खींचोगे ना जी, देखो ना यहाँ पे t के नीचे में कौन है, माने -t के नीचे में
कौन है RC, तो टाइम कांस्टेंट इतना हो गया। यहाँ पता करना है तो T को रहने दो, इसको इधर फेंक दो, तो T के नीचे में कौन है L/R, तो टाइम कांस्टेंट हो गया L/R। तो इसी रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हो ना n = NOT पर पावर माइनस लैम्डा टी, तो माइनस टी को रहने दो, लैम्डा को नीचे लाओगे तो 1/λ हो गया। तो ये समझ में आ रहा है कि रेडियो एक्टिविटी में जो टाइम कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है 1/λ। तुम ये भी याद किए होगे कि मीन लाइफ जो रेडियो एक्टिविटी में होता है वो किसके बराबर होता है 1/λ का। तो ये समझ जाना कि टाइम कांस्टेंट का एक डिफिनीशन ये भी है क्या कि मीन लाइफ कितना है, समझ आ रहा है कि ना, टाइम कांस्टेंट मीन लाइफ दोनों एक के है एक तरह से। अरे बोलो यार, तो उसको समझिएगा। ये डिफिनीशन हम क्यों देते हैं फिजिकली वाला में, ताकि आपको फास्टनेस स्लोनेस का पता चल सके। अरे बोलो, ये समझ में आ रहा है कि डिक्रीज वाला केस में एकदम 100% ही रेडियो एक्टिविटी ये है। डिक्रीज वाला केस में होता है ना Q = Q0 -T/RC, I = I0T/-RT/L, वहां भी होता है ना N = NOT/-λT। बोलो यार, तो डिक्रीज वाला केस में जो तुम रेडियो एक्टिविटी में लगा सकते हो यहां भी लगा दोगे, जो यहां लगा सकते हो रेडियो एक्टिविटी में लगा सकते हो। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? खैर छोड़ो। तो जब डिक्रीज करेगा टाइम पूछेगा तो याद रखिएगा कि T का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा टाउ ln Q0/Q या टाउ ln I0/I, आई जो रिमेनिंग है। कोई दिक्कत लग रहा है? हाफ लाइफ किसके बराबर होता है तो टाउ × ln2। नहीं भी याद रहेगा कैसे करेगा जी? क्या बोले कितना देर के बाद चार्ज जो है वो हाफ डिस्चार्ज हो गया, लेकिन हमको डिस्चार्ज से नहीं मतलब है, हमको बचा हुआ से मतलब है। तो हाफ डिस्चार्ज होगा तो हाफ बचेगा ना जी, तो यहाँ पर Q0/2 तुम पुट करोगे, अपनी रिजल्ट वाला आ जाएगा। लेकिन यादो रखता है बच्चा, नहीं भी याद रखोगे तो ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन हम इसलिए याद करवा देते हैं ना कि ये मेन फॉर्मूला है, इसी से रेडियो एक्टिविटी भी डील हो जाएगा। देखो ना, टाउ का वैल्यू कितना होता है रेडियो एक्टिविटी में 1/λ, यही ना पढ़ते हो ln 2/λ। अरे बोलो यार, तो याद करो नहीं करो वो तुम्हारी मर्जी है, जो भी है। मीन लाइफ समझिए गए होगे कि टाइम कांस्टेंट के ही बराबर होता है, ठीक है। और इसमें डिट्टो रेडियो एक्टिविटी वाला प्रॉपर्टी चलता है। वहां क्या पढ़ते थे कि एक हाफ लाइफ में आधा हुआ, अगला हाफ में फिर आधा, अगला हाफ में फिर आधा, वैसे यहां भी होगा। मान लो कि तुमको पूछ दिया क्वेश्चन कि बताइए कितना देर के बाद वो 1/4 हो जाएगा, तो रेडियो एक्टिविटी नहीं लगा क्या? 2 हाफ लाइफ आपको मालूम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, चलाएगा ना जी। या दिमाग नहीं लगाना है तो इस सब को तुम एकदम भूला जाओ, थोड़ा भी दिमाग में होच लगे इसको भूला जाओ पूरी तरह से। टाइम पूछेगा तो ये तुमको जवाब दे देगा, पुट करोगे तुरंत ही दे देगा। और बोलो यार, तो थोड़ा भी झंझट लगे तो इसको हटा देना, इससे तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। और टाइम देगा तो इसमें पुट करके निकाल दोगे। बोलो जी। और अगर जो इंक्रीज करेगा तब टाइम पूछेगा तो वही फॉर्मूला होगा टाउ ln Q0/, पहले पढ़ते थे Q, अब कितना पढ़ेंगे Q0 - Q। ऐसा में आ रहा है कि नहीं? इसको कोई ऐसे बोल सकता है कि इनिशियल वाला डिवाइडेड बाई जितना बचा हुआ है होने के लिए, सब नौटंकी है। डिक्रीज होगा, क्या पढ़ेंगे टाउ ln Q0/Q। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? रेडियो एक्टिविटी में भी पढ़ते हैं ना जी, T का वैल्यू कितना होता था? आप पढ़ते हैं 1/λ ln N0/N। काइनेटिक्स में भी पढ़ते हैं। अरे बोलो, क्या पढ़ते हो? T = 1/k, वहां भी होता है नहीं पर पावर -kt। तो ये समझ में आया कि टाउ वहां पर 1/k हो गया, तो इसीलिए पढ़ते हो तुम T का वैल्यू 1/k ln C0/C। याद है ना जी? तो उसी ढंग से डील किया जाता है। तो इसमें याद रखिएगा कि टाउ ln Q0/Q या I0/I, और इसमें क्या होगा तो टाउ ln Q0/Q0 - Q। अरे रटले रहोगे, पता चल जाएगा तुमको। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बताओ तो रेडियो एक्टिविटी कौन है, वो वाला कि ये वाला? ये वाला। तो रेडियो एक्टिविटी में नीचे में एक वन रहता है तो पकड़ा जाएगा। अरे बोलो यार, यहां भी डायलेमा नहीं होना चाहिए कि Q0 - Q लिखे कि Q - Q0 लिखा। अरे Q0 मैक्सिमम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा में से कम घटाइएगा तभी ना होगा पॉजिटिव जी। लॉग के अंदर में नेगेटिव नहीं हो सकता है। हम क्या बोले, लॉग का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। लॉग का वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी, लॉग के अंदर में नेगेटिव नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है?
और इसका भी है हाफ कंप्लीट कितना देर में होगा, तो इतना देर में। अरे मन नहीं लग रहा है तो कैसे लिख दिए हैं, तुम इसको भुला जाओ, तुम इसी से डील करना। बोले कितना देर के बाद क्या है कि 50% चार्ज हो गया। अरे बोलो यार, या मैक्सिमम का 50% हो गया, तो ये वाला क्यू है ना जी, टी टाइम वाला, तो यहाँ पर क्या करो, क्यू नॉट बाई 2 करोगे तुरंत ही चला आता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें हाफ लाइफ टाइम छोड़ दीजिए। तो बात हम बता रहे हैं, क्योंकि पूछेगा तो इसमें पुट करके भी टाइम निकाल दे सकते हैं। आइए आप फिर रट जाइए जो आपको लगे। देखो दोनों में एक क्या फॉर्मूला है, हाफ खत्म होने में जो फॉर्मूला है, हाफ तक होने में भी वही फॉर्मूला है। खैर छोड़ो, वो सिमेट्रिक ढंग से बात किया जा सकता है। अब फॉर्मूला पुट करो, क्वेश्चन में बन जाएगा। पढ़ो क्या है, ए 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज विद 20 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर। मतलब इसको क्या किया गया है कि चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड करंट पासिंग थ्रू इट आफ्टर टाइम, आफ्टर 2 टाइम कांस्टेंट। मैंने एक्चुअली में ऐसे होगा ये कि ऐसे होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। इसको t इक्वल टू 0 पर ऐसे क्लोज किया गया होगा, तो 2 टाइम कांस्टेंट के बाद आपको क्या बताना है, चार्ज बताना है। तो इसमें टाइम पूछा कि टाइम दे दिया, टाइम दे दिया। अरे बोलो यार, तो टाइम दे दिया, तो चार्ज पूछ रहा है, तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, सोच के बोलना। इंक्रीज हो रहा है तो कितना होगा, क्यू का वैल्यू क्यू नॉट। क्यू नॉट आपको बताया था ना कि लिखिएगा, यहाँ क्यू नॉट नहीं ना दे रहेगा, तो क्यू का वैल्यू सी इंटू वी, तो सी हो जाएगा 10 माइक्रो, और वी टाइप का कौन होगा, तो ये समझ में आया, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट। अब बताओ तो 1 माइनस ई पर पावर माइनस टी, तो टी दिया है 2 टाइम कांस्टेंट, ये आरसी वाला ना है जी, तो ये समझ में आया कि 2 आरसी हो जाएगा टी, तो माइनस टी बाई आरसी। बोलो यार, अरे तुम एक स्टेप में नहीं तो 2 स्टेप में करना, पहले फॉर्मूला लिख लेना, वो हो जाएगा। अब यहां से कितना हो गया 200 माइक्रो 1 माइनस, आइए देखो आगे 1 बाई ई स्क्वायर, जिसको नहीं याद रहेगा बौड़ते ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा कि कितना हो जाएगा 135। अब इसको डील कर लीजिएगा, चला गया, सब कुछ है ही नहीं। अरे अब तो ये घटाने में दिक्कत होगा तुमको, तो समझ में आ रहा होगा तुमको, तो कर लीजिएगा, चल आएगा। अब क्या बोल रहा है, अच्छा करंट भी पूछ रहा था कैपेसिटर से। अरे इससे पूछे चाहे, इससे पूछे चाहे, इससे बैटरी को पूछेगा तो वही होगा, ये बात समझ में आ रहा है। एक ग्रुप ना है जी, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, तो करंट बढ़ता है कि घटता है, घटता है। कैपेसिटर के केस में चार्जिंग में भी घटता है, यही ना कोई एक्सेप्शनल टाइप का है। तो आई का वैल्यू होगा आई नॉट, आई नॉट भी बाई आर टाइप का, तो भी कितना है 20, और आर कितना है आर ले लोटन। चलो कोई बात नहीं, डाटा ऐसे दे ले होगा, तो भी का आई का वैल्यू होगा आई नॉट, तो आई नॉट का वैल्यू होगा भी बाई आर, और क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा, तो कितना होगा ई पर पावर माइनस टी के जगह पर हो जाएगा 2 आरसी, 2 टाइम कांस्टेंट बाई आरसी, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां से कर लीजिएगा, तो ये वाला कितना हो गया 1 बाई ई स्क्वायर। 1 बाई ई स्क्वायर क्या है कि आपको याद रहेगा 0.135, तो 20 इंटू 0.135 बाई आर, यही वाला हो जाएगा। आर का डाटा नहीं भी दिया है तो ठीक है वैसा। अब क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए रेसिस्टेंस के अक्रॉस आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट। अब समझिएगा, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस डाटा में लाना है, मान लो ऑप्शन ऐसा दिया है, शायद इसी के लिए हम छोड़े होंगे कि आर का वैल्यू नहीं देते हैं। इसके अक्रॉस आपको क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस 1 टाइम कांस्टेंट के बाद, तो आपके पास क्या तरीका है, तो पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टेंस के अक्रॉस 1 टाइम कांस्टेंट के बाद। बोलो यार, तो एक तो हो गया कि करंट 1 टाइम कांस्टेंट के बाद इनटू आर, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो करंट आपको 1 टाइम कांस्टेंट के बाद कहेगा, तो करंट वाले में फॉर्मूला में मार दीजिएगा, यहां हो जाता खाली आरसी तक कर देता था ना 20 बाई आर इंटू 1 बाई ई टाइप का हो जाएगा ये। यहां देखिएगा इसमें कितना हो जाएगा बताइए तो 20 बाई आर ई टू दी पावर माइनस आर सी बाई
RC इंटू R, ये सब ना है, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया बताओ तो 1/e, और 1/e की वैल्यू कितना होता है 37, ऐसा हो गया। तो 0.74 इंटू 10 मैंने 7.4 वोल्ट हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? या एक तरीका क्या था कि हम लोग क्या करते कि इसके अक्रॉस वन टाइम कांस्टेंट के बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते, तो 20 में से ये जितना लेता उसको घटाते तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चल आता। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आप किसी भी ढंग से डील करिएगा तो चल आएगा। देखिए ना, एक टाइम कांस्टेंट के बाद निकाल करके करें कि बना लोगे, घर में तुम कर करके देखना कि इस पर क्या निकालोगे, चार्ज निकालोगे 2 टाइम कांस्टेंट के बाद। जब इसमें पूछेगा उसी टाइम में इसमें भी करोगे जी। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद इस पर चार्ज निकालिएगा, Q/C करिएगा, तो इसका जो भी आएगा वही हो जाएगा, उसको आपको इसमें घटाना पड़ेगा तब इसका आएगा। बोलो जी, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे सब क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखते जाओ। बोल रहा है कि फाइंड करंट इन 5 ओम रेसिस्टेंस इसमें एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर तो एक को है, इस कैपेसिटर पर चार्ज बोल रहा है और इस कैपेसिटर पर सॉरी उस रेसिस्टेंस पर हाँ से करंट पूछ रहा है। 75 माइक्रोसेकंड के बाद जब की को क्या किया गया, शिफ्ट किया गया। इसमें क्या क्या सिखाना है समझिएगा। सबसे पहला चीज, इसमें की जो है वो लगा हुआ है और उसको शिफ्ट किया गया है, तो शिफ्टिंग के बाद पूछ रहा है। तो शिफ्टिंग के पहले भी तो कुछ कहानी होगा ना जी। तो शिफ्टिंग के पहले अगर कुछ नहीं बोला तो जो आपको सर्किट में दिखेगा आपको यह मानना है कि वो बहुत पहले से होगा। शिफ्टिंग के बाद पूछेगा तो शिफ्टिंग के पहले के बारे में नहीं बोलेगा ना, तो ये मानिएगा कि बहुत पहले से लगल होगा। और शिफ्ट आप किए उस समय से आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये समझ में आ रहा है कि जब आप शिफ्ट करिएगा इसको तो ये कैपेसिटर जो पहले से चार्ज होगा वो इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो खैर उसको छोड़ो, ये समझ में आ रहा है आपको कि शिफ्ट करने के पहले ये बहुत देर से लगा हुआ है। तो ये समझ में आ रहा है कि फुल्ली चार्ज हो गया होगा। ये बात चूंकि बहुत देर से लगा हुआ है तो ये फुल्ली चार्ज होगा कि नहीं होगा? तो ये फुल्ली चार्ज होगा तो इस पर कितना चार्ज होगा तो कैसे पता करिएगा? तो जब बहुत देर से मैंने t = इंफिनिटी का ना बात किया पहले का सर्किट के लिए, तो ये वाला एक तरह से खुला हुआ टाइप का होगा। और जब ये खुला हुआ टाइप का होगा इसको हटा दीजिए तो 20 वोल्ट इसके अक्रॉस है, तो इसके अक्रॉस में 20 वोल्ट ना होगा जी। अरे ये तो पहले से काम ही नहीं कर रहा, पता चल रहा है क्या बोल रहे? ये समझ में आ रहा है कि इस पर जो चार्ज होगा वो इसका C और इसका वाला भी पूरे यहाँ आ जाएगा। नहीं पता चल रहा था, नहीं बताएंगे, कल ही हम बताएं कि बहुत देर के बाद करेगा। इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम के बारे में कर रहा है। हम अभी इस पर नहीं गए, हमारा टाइम यहाँ से स्टार्ट होगा t = 0, लेकिन ये वाला पहले से लगा ले तो पहले का वाला में तो इनफाइनाइट है ना, सोचेंगे जी इसके लिए। नहीं पता चल रहा है? ये सर्किट बहुत पहले से समझ आ रहा है कि नहीं? वो देगा नहीं तो आपको मानना है कि बहुत पहले से होगा। तो इसका काम हो चुका होगा, उसका शिफ्टिंग के बाद जो वो बोलेगा। तो शिफ्टिंग के बाद में भी नहीं सोच रहे, हम ये सोच रहे कि जब ये लगा हुआ होगा तो बहुत देर से ही लगा हुआ होगा तो फुल्ली चार्ज हो गया होगा, तो ये वाला ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा ना बहुत देर के बाद। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो इसको अगर आप ओपन कर दीजिएगा तो लूप दिखेगा यहाँ पर किसी के साथ। अरे ये तो खुला है, ये खुल जाएगा। तो इस समय में आया कि लूप नहीं दिखेगा, तो जो यहाँ है पोटेंशियल वही यहाँ हो जाएगा, और जो यहाँ है यहाँ आएगा। करंट नहीं ना बह रहा है कि अगर ये खुल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। तो जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। ये सब तेजी में चलना चाहिए, कल बता चुके हैं क्लास में, खाली वो सब जानने का थोड़ा सा उजाने में डील हो गया। तो ये समझ में आया कि इस पर कितना चार्ज होगा बताओ तो? हाँ 20/2500। तो ये समझ में आया कि इस पर हो जाएगा प्लस 100 माइक्रोकूलम और यहाँ पर होगा कितना? -100 माइक्रोकूलम। ऐसा ये स्थिर है हो करके। अब आप की को शिफ्ट करिएगा तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। बोलो यार, इधर भी रहेगा, इधर ऐसा रहेगा। मान लो ऐसा है, देखो बात हम बता रहे हैं, चलो ऐसा ऐसा।
लेकिन ये समझ में आ रहा है कि जैसी की को शिफ्ट करिएगा तभी क्लोज बन गया, ये वाला ओपन बच गया। तो इसका कोई मोल रहा नहीं। अब शिफ्ट जब आप किए हैं तो ये वाला समझ में आ रहा है कि डिस्चार्ज होगा इसके हेल्प से। अरे बोलो यार, समझ में आया कि ये वाला पहले से था, तो ये चार्ज हो गया हुआ था t इक्वल टू इंफिनिटी पर, तो ओपन बार की तरह भी निकाल लीजिए तो आपको क्यू भी मालूम चल गया। आ शिफ्ट करिएगा तब ये दिखेगा। ये कैसा दिख रहा है कि कैपेसिटर पहले से चार्ज है और अब क्या हुआ, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, तब पूरा डिस्चार्जिंग वाला लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आपसे वही पूछा कि करंट बताओ 5 ओम में ये डिस्चार्ज हो रहा है ना जी, तो करंट कितना होगा बताओ तो आई नॉट। तो आई नॉट इसमें कैसे लिखाएगा, अरे पहले लिख लेते हैं बात। आई नॉट ई पर पावर माइनस टी बाई आर सी को डिक्रीज होगा, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई नॉट। तो आई नॉट बोले तो v बाई आर, यहाँ v नहीं दिख रहा है तो फिर q बाई सी टाइप का बताया था ना जी, तो q कितना हो गया बाई सी 5 माइक्रो, ये हो गया कितना v हो गया, आर तो नीचे में होगा ही ना। अरे इसको लिखोगे ना v बाई आर, v के जगह पर q बाई सी बोलो यार, और e पर पावर t के जगह पर 75 माइक्रो, तो लिख दोगे माइनस 75 माइक्रो बाई आर। आर कितना है, आर है 5 इंटू सी, सी कितना है, ये हो गया 5 माइक्रो हुआ ना जी। तो यहाँ से कितना आ गया 25 माइक्रो, माइक्रो कट गया 25, तो ये हो गया 4, ये हो गया e टू दी पावर माइक्रो, माइक्रो यहाँ भी कट गया 3, तो इतना। अब इसी को झुंझुना बजते रह जाओगे, नहीं याद रहेगा। ये समझ में आया क्या हुआ, किसके बराबर हो जाएगा 0.05, तलाक से मारे एकदम फड़ाक से आगे बढ़ जाओगे। हाँ ये कितना हो गया 0.2 एम्पीयर। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो एग्जांपल से पूछोगे अपनी क्लियर हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट दैट टाइम। तो अब कैसे कर सकते हो, या तो तुम क्या करो कि चार्ज के बारे में बात करोगे तो Q का वैल्यू होगा Q नॉट e पर पावर माइनस टी बाई आर सी, डिस्चार्जिंग में सब है घटता है, तो Q नॉट इस वाला आया कि यही है मैक्सिमम जो पहले वाला। अरे डिक्रीज करेगा तो शुरुआती वाला ना होगा जी, ये वाला Q नॉट आई नॉट जहां भी पढ़े, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, मैक्सिमम है। इंक्रीज करेगा तो इंफिनिटी वाला वो होता है, बोलो यार। डिक्रीज करेगा तो शुरुए वाला है। ये समझ आ रहा है कि Q का वैल्यू Q नॉट e पर पावर माइनस टी बाई आर सी में जो Q नॉट है मैक्सिमम है, और डिक्रीज कर रहा है मतलब शुरुआती वाला है, नहीं पता चल रहा है। तो Q नॉट के जगह पर क्या पुट करोगे 100 माइक्रो, इसमें तुमको पता चल गया कि पुट करोगे टी पर पावर माइनस 3 आएगा। अरे बोलो जी, तो यहाँ से 0.05 का कितना हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम, यही ना होगा। या ऐसे भी कोई कर सकता था कि इसमें करंट मालूम हो गया उस टाइम में, तो इसका वोल्टेज निकल गया, और जो इसका होगा वही ना इसका भी वोल्टेज होगा। अरे इसके बाद अगर उसको पूछेगा तब का हम बोल रहे कि करंट मालूम हो गया इतना, तो इसमें मल्टीप्लाई करो, करंट इतना है ना जी, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 0.2 तो 1 वोल्ट इसके अक्रॉस आ गया, इसका मतलब इसके अक्रॉस भी कितना होगा 1 वोल्ट होगा। अरे बोलो यार, कब 75 माइक्रो सेकंड में, तो 1 वोल्ट होगा 75 माइक्रो सेकंड में, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो उस समय का C और उस समय का V, तो V है 1 और C तो परमानेंटली ना है 5, तो मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा। हम ही नहीं बोल रहे तुम ऐसा करो, हम ही बोल रहे कि कोई ऐसा सोच सकता कि कभी भी जिस टाइम में इसका वोल्टेज जितना होगा एकदम उसी टाइम में इसका भी वोल्टेज उतना ही होना पड़ेगा। इस केस में बोलो यार, शिफ्ट करने का पहले भी कहानी था क्या, शिफ्ट करने के पहले तो इधर करना था, इधर के बारे में सोचेंगे, कोई दिक्कत लग रहा है। चलो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया देखो यार, कह रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम करंट इन इंडक्टर विल बी 0.3 एम्पियर। तो चलो उसको देखते हैं। ये समझ में आया कि ये वाला डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग चार्जिंग बैटरी में लगा है तो चार्जिंग है, तो चार्जिंग है। आपको करंट के बारे में बात करा, लेकिन करंट नहीं पूछ रहा है, समझ में आया क्या, करंट पूछता टाइम दे करके तो हम फॉर्मूला लिख करके कुछ तो मार देते। अरे बोलो यार, यहाँ पर टाइम में पूछ रहा है आपसे,
इंक्रीजिंग वाला है। ये समझ में आ रहा है कि टी का वैल्यू हो जाएगा टाउ ln आई नॉट बाई आई नॉट माइनस आई। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए क्योंकि ये इंक्रीजिंग वाला है। लटकले बेटा तो गेले बेटा। टाउ टाउ किसके बराबर हो जाएगा? एल बाई आर। अरे एल आर सर कितना है? नहीं भी याद रहेगा तो ई पावर माइनस आर टी बाई एल, तो ये ऐसे होगा तो एल बाई आर पकड़ा जाना चाहिए। तो एल कितना दिया? 5 और आर 10। और एलएन वाला में आप ध्यान रखिएगा जी कि इसको खोल देते हैं लॉग में। ये जान के हम कहीं नहीं लिखाए थे, इसलिए कि आपको ये हैबिट होना चाहिए कि एलएन रहेगा। आपको याद होता है 10 वाला बस। ये समझ में आ रहा है कि इसको खोलिएगा 2.303 में 2.3 लिख दिए। अभी कितना हो गया लॉग? बोलो यार। और आई नॉट क्या होगा इसमें बताओ तो? चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग है? चार्जिंग है। चार्जिंग का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम वाला। बोलो यार। तो मैक्सिमम माने इंफिनिटी पर ये सिंपल वायर बनेगा ना जी। तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें करंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? इतना बटा इतना। और नहीं भी यार तो आपको पता है ना है कि आई नॉट निकालना रहेगा। तो चार्जिंग है तो पहले बोलिए आई का वैल्यू कितना होता है? वी बाई आर। इसको डायरेक्ट वी बाई आर करते कैसे चलोगे वहीं पहुंचोगे। डिस्चार्जिंग है तो आई नॉट और क्यू नॉट दिल ही रहेगा। और चार्जिंग है तो खाली उसको तुम जनरल फॉर्मेट में बोलना, फॉर्मूला बोलोगे तो पता चल जाएगा। जैसे कि आई नॉट तो ये तो सिंपली हो गया क्या कि चार्जिंग है तो देले नहीं रहेगा। तो कैसे पता करेंगे? तो आई का वैल्यू वी बटा आर होता है। तो वी है जो कि इतना है और आर इतना है, तो पता चल गया कि कितना हो गया? 3। अरे बोलो यार। और कंसेप्चुअली क्या है कि आई नॉट मैक्सिमम है तो ये चार्जिंग है मैंने t इक्वल टू इंफिनिटी पर जो आएगा तो t इक्वल टू इंफिनिटी पर ये सिंपल वायर बनेगा। तो कैलकुलेट करिएगा, लेकिन वो क्या है कि उतना सोचना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? ऐसे पकड़ाया कि कैसे आई नॉट कैलकुलेट होगा या क्यू नॉट कैलकुलेट होगा। डिस्चार्जिंग रहेगा तो क्यू नॉट तो देर ही रहेगा। हाँ की वगैरह अगर शिफ्ट करेगा तो पहले उतना सर्किट बस निकल जाएगा और उसके बाद इधर करिएगा तो वही वाला। ये समझ में आ रहा है कि इसको हम लोग डिस्चार्जिंग नहीं बोलेंगे तो चार्जिंग बनता। इसमें जाएगा तब डिस्चार्जिंग बोलेंगे तो इसके लिए ये वाला क्यों नोट होगा। अरे बोलो यार वो क्लियर हो जा रहा होगा। तो ये सब ना क्या नोट निकाल लोगे किसी भी ढंग से। और फिर यहाँ पर कितना हो गया? 3 माइनस 0.3। तो ये कितना हो गया? 23 25 115 11.5 बाई 10। और वो कितना हो जाएगा जी? लॉग 3 बाई 2.7। तो ये यहाँ गया तो 3 से 10 बार में 3 से 9 बार में तो ये हो गया कितना? 1.15। ये हो गया लॉग 10 मतलब 1 माइनस लॉग 9। तो 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो ये समझ में आया कि 2 आगे आ जाएगा और लॉग 3 बोले तो 0.47 नहीं याद रहेगा तो मत खोगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? अरे बोलो यार। कोई दिक्कत लग रहा है? इसमें आपको बस यही थोड़ा सा दिक्कत लग सकता है कि आई नॉट कैसे निकाले। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर डिस्चार्जिंग नहीं है चार्जिंग है तो डायरेक्ट वी बाई आर बोलेंगे तो पकड़ा जाएगा। कंसेप्चुअली भी सोच सकते हो जैसे भी सोचोगे। ये सब नहीं पता रहेगा तो फिर वो लॉग का प्रॉब्लम है। सब कुछ बेसिक मैथ में इसीलिए ना पढ़ा दिया था। यहाँ दिक्कत है, सब जगह दिक्कत होगा। ऐसा थर्मलों में दिक्कत होगा जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? उतारिए नहीं दीदी लोग, उतारिए नहीं। ये सब आया कि इसको डील कर लीजिएगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया समझिएगा। ये बैटरी है और ये सर्किट पहले से नहीं बोला है कितना देर से, मतलब ये बहुत देर से होगा। अच्छा ये समझना क्या दिया है? फाइंड चार्ज ऑन 9 माइक्रोफैराड कैपेसिटर व्हेन की के इज शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। माने ए से बी पर जब आप शिफ्ट कर दीजिएगा उसके बाद बताइए कि इस पर चार्ज कितना होगा
और बाकी कुछ नहीं बोला, तो इस समझ में आ रहा है कि जब एडजस्ट हो जाएगा उस समय बताएंगे। जब कुछ नहीं बोलेगा तो जो कर दिया तो मानना कि वैसा रह गया, एडजस्टमेंट हो जाएगा, उसके बाद बताएंगे। बोलो यार। तो पहले हम इसके बारे में सोचेंगे, पहले इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे कि चार्ज निकाल लेंगे, नहीं निकल जाएगा, ये बहुत देर से होगा। बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा है कि ये वाला ओपन वायर कितना होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, जितना इसका होगा। एक लूप अगर रह गया तो कैपेसिटर के अक्रॉस बाद में वोल्टेज वही होता है जो ईएमएफ के बराबर होता है। हम एक लूप का बात किए, एक से ज्यादा रहेगा तो डील किया जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि आर से क्या मतलब है, जब ये ओपन हो जाएगा तो इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज के बराबर हो गए, तो आर से नहीं मतलब, समझ आ रहा, जान के वैसे दिया गया। तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, C हो गया 1 माइक्रो इंटू V, ये हो गया 5 माइक्रो कूलम। ये समझ में आ रहा है कि ये वाला क्या है, बिफोर शिफ्टिंग। अरे बोलो यार, शिफ्टिंग के पहले। अब शिफ्ट करिएगा तो आपको ऐसा सर्किट दिखाई देगा। ये पूछे हुए, ये आईटी पूछा, फिर जेईएन में पूछा, फिर आप में भी पूछा, माने यही वाला नहीं, इस टाइप का ऐसे टाइप का हो जाएगा जी। ये वाला हो गया 1 माइक्रोफैराड, ये वाला क्या हो गया 9 माइक्रोफैराड। ये समझ में आया कि इस पर चार्ज है कितना, 5 माइक्रोकूलम है, -5 माइक्रोकूलम। ये किस टाइप का, समझ में आया कि इस पर चार्ज मालूम हो गया। अब उसको शिफ्ट किए तो ये इधर कनेक्ट हुआ, ये खुल ना गया जी, जैसे खुला तो बेकार हो गया, उसको देखना भी नहीं। ये किस टाइप का फीलिंग दे रहा है, एक कैपेसिटर चार्ज है, फिर डिस्चार्जिंग वाला फीलिंग तुमको दे रहा है। डिस्चार्जिंग में रेसिस्टेंस रहना जरूरी है, रेसिस्टेंस यहाँ पर कि डिस्चार्जिंग नहीं, ये बात समझ में आया। तो ये किस टाइप का है कि एक वो चार्ज हुआ और एक अनचार्ज से तुम टच किए तो चार्ज कितना होता है, कैपेसिटर में पढ़े थे। अरे बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको 9 माइक्रोफैराड पर कहेगा, बोलो, तो उस पर चार्ज कैसे निकलेगा, Q और 9 माइक्रोफैराड, तो उसका C याद आया इंटू V कॉमन। अरे बताए थे ना जी, अब V कॉमन के लिए Q टोटल, तो इस पर था 5 माइक्रो और उस पर था 0। बोलो यार। तो Q टोटल बाई C टोटल, तो C टोटल कितना हो गया, 9 1 10, नहीं पता चल रहा। तो ये वाला किसके बराबर हो गया, 4.5 माइक्रो कूलम। समझ में आया। अरे एक तरफ से चार्ज हुआ वो और उसको ऐसे कनेक्ट किए, तो समझना शिफ्टिंग जब करोगे तो अगर रेसिस्टेंस रहता और बैटरी नहीं रहता तो इस समय आ रहा है कि वो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन यहाँ शिफ्टिंग किए तो दूसरे तरफ वाला में क्या था, कैपेसिटर था, ये भी कैपेसिटर, माने एक तरह से क्या हो गया कि चार्ज करके तुम कनेक्ट किए। अरे बोलो यार, तो कैपेसिटर वाला प्रॉब्लम टाइप का बनेगा, समझ में आ रहा होगा अगर पहले से पढ़ ले होंगे तो, और नहीं तो कॉपी नहीं उलटेगा तो कोई बात नहीं। अब ये क्या बोल रहा है कि एनर्जी लॉस बताओ शिफ्टिंग के बाद, तो ये समझ में आ रहा है कि उधर किए तो इसका वोल्टेज था 5, बोलो यार, कनेक्शन के पहले 5 था और कनेक्शन के पहले इसका 0 था। शिफ्ट करोगे तो इसका तो माना जाएगा ना कि 5 था, ये 0 था जो कनेक्ट हुआ है, नहीं क्या चल रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि एनर्जी लॉस कितना होगा, कैसे निकलेगा, बोलो यार, हाफ C1 इंटू C2, तो 9 माइक्रो स्क्वायर बाई C1 प्लस C2 कितना हुआ ना जी। अब भी रिलेटेड था, एगो 5 वोल्ट से था और एगो 0 से, और 1 चार्ज था। ये समझ में आ रहा है कि कितना होगा, हाँ 5 का स्क्वायर। किसी को डील कर दीजिएगा तो चला, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, एग्जांपल से गुजर रहे हो, दिमाग खुल रहा होगा क्या, बोलो जी, नहीं समझ आ रहा। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या दिया हुआ समझना। बोल रहा है कि इसको शिफ्ट किया गया इधर, तो आपको बताना है टी टाइम में इसमें कितना करंट है। एक बात समझ में आ रहा है कि जब भी शिफ्टिंग के बाद का बात करेगा तो पहले हम शिफ्टिंग के पहले वाला का सोच लेते हैं। अरे बोलो, तो जब शिफ्टिंग नहीं हुआ होगा तो ये समझ में आ रहा है कि ये सर्किट बहुत देर से होगा, तो उस सिचुएशन में ये सिंपल वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा,
नहीं पता चल रहा। इसका भी कोई रोल होगा क्या? ये तो खुला हुआ वाला पार्ट है, अभी यह नहीं पता चलेगा तो बाप रे बाप पागल हो जाएगा। तो ये खुला हुआ है, इसका भी नहीं देखना है शिफ्टिंग के पहले, इसको देखना है एक लूप। बहुत देर से लगा होगा मेरा सिंपल वायर, तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें करंट कितना बह रहा होगा, और ये समझ में आ रहा है कि इस डायरेक्शन में करंट बह रहा होगा कितना 50 डिवाइडेड बाई 20। अरे बोलो यार, तो ये कितना हो गया 5/2 एम्पियर। ये शिफ्टिंग के पहले कि शिफ्टिंग के बाद? शिफ्टिंग के पहले। कोई बोलता है शिफ्टिंग के बाद पहले, ताकि दोनों लगे। ये समझ आ रहा है बहुत देर से होगा, तो ये हमारा सिंपल वायर की तरह बहुत देर से अगर होगा पहले से, तो कैपेसिटर रहेगा तो फिर वायर की तरह करके डील कर लेंगे, उसमें 4 लूप निकाल लेंगे, और इंडक्टर रहेगा तो उसको सिंपल वायर बना कर निकाल लेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि करंट निकल गया हो। या तो क्वेश्चन सब बहुत हार्ड है, नहीं तो एकदम में आसान है। अगर देखा हुआ है तो थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है। तो ये सिंपल वायर बन गया, तो इसमें करंट बहेगा नहीं इस लूप में ही। यहाँ 2 लूप नहीं दिख रहा है आपको पहले, तो ऐसे इतना हो रहा था। अब क्या किया गया, हम डायग्राम बनाएंगे, इसको शिफ्ट किया गया। तो ये समझ में आया कि डायग्राम कुछ ऐसा होगा। डायग्राम देखे कि खुल गया ऐसा। ये कितना, ये वाला 5 हेनरी है ना, ये बोलो यार। ये समझ आ रहा है कि जैसे शिफ्ट करिएगा तो खुला हुआ ना दिखेगा यहाँ, माने इस टाइप से दिखेगा, ऐसे टाइप का दिखेगा। तो इसका कोई मतलब रहा क्या? नहीं, उसका मतलब नहीं रहा। एक बार जो छोड़ी तो बेकार हो जाओगे। इसलिए देखो पहले कनेक्टेड था, बड़ा दिल लगी चल रहा था, फ्लो हो रहा था इमोशन, जैसे छोड़ी कोई दूसरा कोई मिल गया उसको गड़ला गया मटर। चलो इसमें ये समझ में आ रहा है कि जब शिफ्ट करिएगा, ये याद रखना, तो शिफ्ट करोगे की को, तो कैपेसिटर पर जो जस्ट पहले शिफ्टिंग का था, जस्ट बाद में वो उतना ही रहेगा, फिर वहां से कहानी स्टार्ट होगा चार्ज में। बोलो यार। और इंडक्टर में शिफ्टिंग के जस्ट पहले जो करंट था, शिफ्ट करोगे तो मानोगे कि t=0 पर उतनी करंट है, आप डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। बोलो जी। हालांकि इंडक्टर वाला में फ्लक्स कांस्टेंट था, लेकिन अभी आप तत्काल मानिए कि करंट है कांस्टेंट। क्या समझे? कैपेसिटर को कहीं से चार्ज किए हैं और शिफ्ट वगैरह करिएगा या किसी से कनेक्ट करिएगा, तो जस्ट पहले जो चार्ज था बाद में उतना ही माना जाएगा, और उसके बाद घटना भी स्टार्ट होगा। बोलो यार। लेकिन कहानी समझ में आया कि उसी चार्ज से करेंगे, कर रहे थे ना जी इंडक्टर में भी, कि शिफ्टिंग के पहले जो करंट था, बोलो अब तुम शिफ्ट किए तो दूसरे सर्किट के लिए वो इनिशियल करंट हो जाएगा। ये समझ में आया? तो ये समझ में आ रहा है आपको कि ये वाला करंट मानल जाएगा कि 5/2 एम्पियर था इंडक्टर में, और अब वो इंडक्टर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। ये समझ में आ रहा है कि हम तो पढ़ाए थे एक रेसिस्टेंस, यहाँ 2 रेसिस्टेंस है, तो समेट लेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये समझना, जब तुम इसको देख रहे थे तो ये बेकार था, तो केवल ये रेसिस्टेंस यूज हुआ था जो था उसमें। अब उसको तुम शिफ्ट किए, तब तुम्हारा ये हो गया जिसमें इनिशियल करंट इतना है इंडक्टर में, अब क्या होगा, वो डिस्चार्ज ना होगा, तो धीरे धीरे घटेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर टी टाइम में निकालिएगा तो डिस्चार्जिंग वाला फॉर्मूला लिखिएगा, तो आई का वैल्यू कितना होगा बताओ, तो I0 कितना होगा, डिस्चार्ज होगा तो पता ही रहेगा तुमको, इंटू ई पर पावर माइनस आर कौन होगा, क्या गुनगुना रहे हो? एक लूप में जितना रहेगा सबको समेटेंगे। हम एक रेसिस्टेंस ना पढ़ा है, एक से ज्यादा जब भी रखे हुए समझाएगा, तो माइनस आर टी बाई एल, तो एल हो गया 5, तो इसी को कर लीजिएगा वहां जो भी होगा, ये हो गया 2.5 ई पर पावर माइनस 8 टी। अब जो भी टाइम दिया था, हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए, कोई दिक्कत। एक बार फिर से शिफ्टिंग के पहले जो चार्ज रहेगा, शिफ्टिंग के बाद जस्ट उतना ही चार्ज देगा, उसके बाद फिर घटेगा।
या वोल्टेज जो रहेगा जस्ट वही वोल्टेज रहेगा, उसके बाद चेंज होगा। अरे बोलो यार, इंडक्टर में भी करंट में वही लोचा होगा। एक लूप में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस जब भी रहेगा उसको समेट करके एक कर करके डील करिएगा। बोलो, कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा ये समझ ना, आपको पूछ देता कि टी टाइम में इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये समझ में आया कि इसमें आई इंटू इसका आर, आई निकालने में फॉर्मूला लगाओगे थी पूरे को समेट करके। फॉर्मूला तुम जब भी लगाओगे आई या क्यू का, तो एक लूप होना चाहिए, एक आर होना चाहिए। बोलो यार, या एक कैपेसिटर होगा, नहीं मिलेगा समेट के एक बना करके फॉर्मूला लगाओगे। अब ला लिए डाटा, तब भले तुम इंडिविजुअल पर जा सकते हो। समझ में आया? हमको इसमें वोल्टेज बताना रहता, तो इसमें वोल्टेज के लिए आई इंटू इसका आर करते, लेकिन आई के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, किसको समेट कर देखिएगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? या तो पूरे पार हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, घर में थोड़ा सा देखोगे तो अपना हो जाएगा। आप क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है, वो छोड़ने वाला नहीं, सब एक टाइप का ही लग रहा होगा। इसमें मेन चीज होता है फॉर्मूला ही याद नहीं रह पाता है, तो हम समझाए ही थे, धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाता है। चलो इसको देखो, ठीक ढंग का नहीं आना चाहिए, आ भी जाएगा तो गुनाह थोड़ी कर लेगा। देखो यहाँ क्या दिया, कह रहा है कि इसको आप क्लोज किए, तो क्लोज करिएगा तो फिर स्टार्ट होगा कहानी, पहली कहानी इसमें स्टार्ट होगा नहीं, क्लोज करोगे तब वो स्टार्ट होगा, पहले ओपन ना था जी। तो जब चार्जिंग होगा तो आपको ए वो दिख रहा है रेसिस्टेंस नहीं, तो समझ में आया कि फॉर्मूला अगर कुछ लगाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा। ये एकदम श्योर रहिए कि समेटना पड़ेगा, क्योंकि हर हालत में एक अक्के वो दिखना चाहिए, तब ये तुम फॉर्मूला लगा सकते हो। हाँ, उसके बाद करंट निकाल लो, चार्ज निकाल लो, तब तुमको इंडिविजुअल पर जाना है तो जाओ। जैसे कि हमको पूछा इसमें करंट, लेकिन जब कनेक्ट करेंगे तो हमको फॉर्मूला लिखना है, इसमें निकालिए नहीं सकते हम एक बार। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 10 150, अब 15 बटा 15 प्लस 10 25, तो 6 हो गया। ये हो गया कितना, 6 ओम। बोलो यार, यहाँ ऐसे, और ये वाला इंडक्टर 10 हेनरी 4 ओम। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये 50 वोल्ट है। तो ये समझ में आया कि इसमें टी टाइम में करंट कितना होगा। अरे टी टाइम में ये क्या होगा, करंट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। क्या डाउट लग रहा है तुमको? टी हो जाएगा कितना, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पर 1 माइनस आर टी बाई आर, तो आई इक्वल टू आई नॉट होगा भी बाई आर, तो भी हो गया इतना बाई आर। आर कितना हो जाएगा? अच्छा ये तुमको लग रहा होगा सर इसको नहीं समेटे, एक तरह समझ लो कि समेटिए लिए, नहीं तो समझ लो ना, समेट लिए, ये समटाले है, उसको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। बोलो यार, ये एक क्या होगा तब ये ना लगा सकते हैं जी। तो आई का वैल्यू होगा ई एम एफ बाई आर, कितना? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? 1 माइनस ई पर पावर माइनस आर, कितना? एक के रेसिस्टेंस दिखना चाहिए, इंटू टी बाई एल, 10 हो गया। तो यही वाला हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस ई पर पावर माइनस टी, इतना हो गया। करंट किस में, इसमें, माने इसको समेट लिए, तो अब उसको खोलोगे, इसको भी तुम यहां समेट ले सकते थे, तो अब पहला बार में खुलेगा तो 6 और 4, अरे 6 4 तो 10 है ये था। अरे समझना जी, पहले तुम समेट करके क्या करोगे, एक रेसिस्टेंस लोगे, यहां जान के इसको छोड़ दिया, लेकिन ये माने हैं कि समता के क्या हो गया, तो आपको ये करंट आया है 10 ओम में और 10 हेनरी इंडक्टर में, और बैटरी में इतनी ना होगा सब में करंट जी। अब 10 को तुम खोलोगे तो इसका वाला 6 इसका 4 अलग होगा, तो ये समझ में आया कि इस 4 ओम में भी इतनी जा रहा होगा और इस 6 में इतना जा रहा है, और ये 6 है जो कि सीरीज करे पैरेलल का हिस्सा, तो ये दोनों को समेट के देखो तो इतना आया। बोलो यार, तो इतना नहीं पूछता, लेकिन हम बताएं इसलिए कि हाई पूछ रहे हैं। अरे तुमको हल्का रहेगा तीव्रा देवे नहीं करेगा, तो इसको समेट के वो बना दिए, नेट निकल गया, बात करके दे दो, खत्म है। अरे बोलो यार, तो समझ में आ रहा होगा कि आई 15 ओम में कितना होगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं आई टी बाई 15 प्लस 10
और निकालना है किसमें 15 में, तो मल्टीप्लाई कहाँ से करेंगे 10 से, ऐसे करेंगे तो चल आएगा। अरे इंडक्टर में तो हम ऐसे खाली दे दिए, ये दिखाने के लिए कि कभी इंडक्टर वगैरह में रेसिस्टेंस देगा ना तो उसको कुछ अजूबा टाइप का रेसिस्टेंस नहीं मानना, वो सिंपल रेसिस्टेंस ही है। बोलो यार, तो ये समझ आया कि उसको समेट करके, क्योंकि जब भी फॉर्मूला लगाएंगे तो एक ही रेसिस्टेंस होना चाहिए, एक ही कैपेसिटर, एक ही इंडक्टर रहना चाहिए, रहेगा भी तो समेट के पहले लगाओगे और उसके बाद तुम एक तरह से सर्किट में जैसे बांटते काटते हो, जो भी होगा तो होगा। अब मान लो कि यही रहता है यहाँ 10 यहाँ 15 आई 4, तो सीधे नेट निकालते, और जो करंट यहाँ आता सब सीरीज में, तो समझे में वही होता। बोलो यार, चलो इसको देखो क्या दिया हुआ है, इसमें कुछ नया बताया क्या, बोल रहा है क्या कि के को शिफ्ट किया गया कहां से कहां, ए से बी में, t इक्वल टू 0 पर। आपको होगा कि सर t इक्वल टू 0 पर शिफ्ट किया, तो पहले कैसे सोचेंगे, तो इस समय में आ रहा है कि कहानी स्टार्ट किया है t इक्वल टू 0 पर शिफ्टिंग से, पहले से लगा होगा बहुत पहले से। तो कह रहा है कि हीट लॉस बताइए इसमें 3 सेकेंड में शिफ्टिंग के बाद, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो शिफ्टिंग के बाद के लिए सबसे पहले तुमको क्या जानना पड़ेगा, शिफ्टिंग के पहले का, तो शिफ्टिंग के पहले के लिए इंडक्टर में निकालोगे जी, तो शिफ्टिंग के पहले इंडक्टर है तो करंट निकालोगे, तो करंट किसके बराबर हो जाएगा, तो बहुत देर से होगा जी, तो बहुत देर से होगा तो कैसा होगा, सिंपल बात। तो ये समझ में आया कि इसमें हो जाएगा 50/5, माने 10 एम्पियर बह रहा होगा इसमें ऐसे। अरे बोलो यार, और जैसे तुम शिफ्ट करोगे तो ये समझ में आया कि सर्किट कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा। करंट किधर बह रहा होगा बताओ तो, ऐसे कि ऐसे, ऐसे ना था जी, पहले ऐसे बह रहा था, तुम जैसे शिफ्ट करोगे तो इंडक्टर में वैसे ना करंट रहेगा। ये समझ में आया कि ऐसे अब हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो करंट इतना बह रहा होगा इसमें, और अब आपको नहीं लग रहा कि डिस्चार्जिंग वाला हो गया, नहीं हुआ डिस्चार्जिंग, इसमें है करंट और डिस्चार्ज हो रहा है। तो बताए थे ना कि इसमें हीट लॉस का बात करेगा तो उससे नहीं सोचिएगा, किससे सोचिएगा, इंडक्टर से या कैपेसिटर से, कि इसका जितना एनर्जी में कमी आएगा, इसका मतलब वही वाला रेसिस्टेंस लेके गया हुआ, कल बताए थे एकदम ऐसे ही बैठ के बताए थे, समझ में आ रहा होगा। तो आपको बोला 3 सेकेंड में इसमें कितना हीट लॉस हुआ, तो उससे नहीं सोचना, तो इंटीग्रेट करवा देगा। तुम 3 सेकेंड में ये सोचना कि यहां से कितना लॉस हुआ, तो 3 सेकेंड में कितना लॉस हुआ था, 3 सेकेंड में इसका कितना कमी हुआ था। पहले तो इसका एनर्जी था हाफ, एल करेगा पर 6 आई करेगा पर 10 का स्क्वायर, शुरुआत में अपना एनर्जी था, माइनस कितना हो जाएगा हाफ, एल करेगा पर 6 इंटू 3 सेकेंड में, तो यहां पर लिख देते हैं आई 3 सेकेंड का स्क्वायर, और 3 सेकेंड में आई डिस्चार्जिंग ना है, तो ये समझ में आ रहा है कि आई का वैल्यू कितना होगा, आई नॉट तो इसमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि ये आई नॉट ही था, बोलो यार, तो आई नॉट कितना था 10 ई पर पावर माइनस आर, आर कितना है 2, उसको देखने लगोगे इसको, और टी 3 बाई एल 6, देखो यहाँ कट गया, तो आ गया 10 अब बाई ई, 1 बाई ई तुमको पता है 0.37, कितना हो गया 3.7। बोलो यार, इसी को यहाँ पुट कर देते तो नहीं चला था, तो इस ढंग का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछता भी तो कोई गुनाह नहीं करता, वो बन जाएगा 1.5 मिनट में 2 मिनट। इसका सवाल आता है तो थोड़ा सा इस धीर से बनाते हैं, थोड़ा सा टाइम जाता है लेकिन बन जाएगा, ठीक है। और ये पूछता टोटल हीट लॉस इन 2 ओम, तो डायरेक्ट होता, इसमें टोटल हीट लॉस, तो फाइनली तो ये फुल्ली डिस्चार्ज होगा, तो इसका समझ में आया कि टोटल हीट लॉस ये किसके बराबर हो जाएगा, तो जितना इसका एनर्जी था वही कंप्लीटली लॉस हो गया, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट हाफ, एल का वैल्यू 6 आई का वैल्यू इतना, तो 150 हो गया। तो जो भी है, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो ये ढंग से नहीं देगा, लेकिन हम बताएं आपको खाली। अरे बोलो यार, अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जगह नहीं है तो हम लिख नहीं पाए, समझना क्या बोल रहे, वो क्वेश्चन कैसा देगा, कैपेसिटर को चार्ज किए हुए है, ठीक है, अब बोलेगा कितना देर के बाद
उसका एनर्जी हाफ हो जाएगा। तो तुम टाइम पूछो ना, टाइम वाला फॉर्मूला लिखोगे ना जी, और टाइम का फॉर्मूला लिखोगे तो तुमको किसके टर्म में बताया गया? एनर्जी के टर्म में। किसके टर्म में? या तो क्यू के टर्म में या तो आई के टर्म में। कैपेसिटर बोला है तो क्यू तुमको शुरू में मालूम है। तो इसमें समझना कैसे करते हैं कि बोलेगा कि एनर्जी हाफ हो गया, तो ये समझ में आ रहा है कि एनर्जी होता है कैपेसिटर में क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो एनर्जी हाफ कब होगा? तो जब क्यू बाई रूट 2 होगा तब तो स्क्वायर। नहीं पता चला? यहां समझिएगा, समझिएगा। अरे यार इधर पे तो लिखना था इसके बारे में, कहां पर? ग्राफ के पास। चलिए यही देख लेते हैं, समझिएगा। क्या बोल रहे? बोला क्या बोल रहे? हाँ, ये समझना है। एक क्वेश्चन है तुमको देगा कि एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज कर दिया गया। अरे बोलो यार, वो कैसे करेगा? शिफ्टिंग कुछ करेगा ना जी, तो चार्ज मैंने पता चल जाएगा तुमको, या हो सकता है नहीं भी पता चले तो दूसरा डाटा वो देखिए पता चल जाएगा क्या होने वाला है। तो यहां पर क्या है कि ये डिस्चार्ज होगा, तो ये नहीं बोलेगा कि कितना देर में चार्ज इतना हो जाएगा, तो फॉर्मूले पता है तुमको, तुम करोगे चल आएगा। तुमको बोलेगा कि कितना देर के बाद एनर्जी क्या हो जाएगा? कुछ भी हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। अरे बोलो यार, हाफ हो जाएगा, जो भी है 1/3 हो जाएगा, इस ढंग से नौटंकी बतियाएगा। तो फॉर्मूला में आपको क्या पता है? डाटा किसका पुट करना पड़ेगा? चार्ज का कि एनर्जी का? चार्ज का। तो हम यही बताना चाह रहे हैं ना कि इसमें ऐसे सोचिएगा कि एनर्जी होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो ये तो कांस्टेंट ना है जी। तो ये हाफ कब होगा? जब ये वाला उतना बटा √2 होगा तो स्क्वायर करिएगा तो नहीं होगा। अब वो ने कहा चला कांस्टेंट हो गया, तो ये समझ में आया कि क्यू इसको इधर करिएगा तो हुआ ना √u, तो ये हाफ होगा, तो चार्ज हो जाएगा 1/√2 टाइम्स। ऐसे यहीं से आप पता चल जाएगा ये हाफ कब होगा। तो ये वाला उतना बटा √2 होगा, तब तो स्क्वायर होकर नीचे में 2 आ जाएगा। नहीं समझे? तो वो फंसाया था तुमको कि कितना देर के बाद एनर्जी हाफ हो जाएगा। तुम फॉर्मूला लगाते किसका वाला? तुम तो लगाते फॉर्मूला चार्ज वाला। डिस्चार्ज हो रहा है तो समझ में आया कि हो जाएगा टाउ ln क्या Q0 बाई Q। तो वो हाफ बोलेगा, क्या हाफ नहीं मार देना तुम, यह चार्ज एनर्जी की बात किया। तो ये समझ में आया कि हो जाएगा टाउ ln, यहां पर हो जाएगा कितना? तो हाँ, मतलब एनर्जी हाफ हुआ, इसका मतलब चार्ज जो है वो 1/√2 टाइम्स हुआ। तो शुरू में Q0 था, तो बाद में समझ में आया कि Q0 बाई √2 हो गया होगा, तो यहां से कैंसिल हो गया √2। देख लो इसमें चार्जो देने का जरूरत नहीं था उसको, क्योंकि देखो ना Q कट गया, टाउ RC वो सब देगा तो वो डील हो जाता। तो हम लोग तो तेजी में भी कर सकते हैं, माने वो पता रहता है कि 1/√2 टाइम्स हाफ लाइफ का हाफ में हो जाता है। खैर छोड़ो, तुमको वो सब नहीं करना है। ये समझ में आया? ये किसी में भी करेगा, ये एक जगह का नहीं है, ये 5 जगह का बात है, इसलिए तुमको हम ये बात समझा रहे हैं। SHM वगैरह में भी ऐसे कर देता है कि एम्पलीट्यूड वैरी जो करता है ना, कि फॉर्मूला रहेगा तुमको एम्पलीट्यूड के टर्म में, और वो करेगा एनर्जी का बात, तो वहां से पहले एम्पलीट्यूड वाला को पता कर लेना कि कितना टाइम से हो जाएगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? आप बच्चा टाइप पे इसको बनाना था, ऐसे कर सकते हो कि एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गया क्यू स्क्वायर के, तो यू इनिशियल बटा यू फाइनल, ये बराबर होगा क्यू इनिशियल का स्क्वायर बटा क्यू फाइनल का स्क्वायर। तो वहां से भी क्यू फाइनल आपको पता चल जाएगा, उसको पुट कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। इंडक्टर नहीं बोलेगा कि कितना देर के बाद एनर्जी जो है वो 1/4 हो गया, तो एनर्जी होता है हाफ एल आई स्क्वायर, तो हाफ एल तो कांस्टेंट है जी, तो यू प्रोपोर्शनल हो गया आई स्क्वायर के। बताना तो यू 1/4 हुआ है, तो आई कितना हुआ होगा? दो तरीका, एक तो रूट इधर फेंक दो तो 1/2, या नहीं सोच सकते हो फिजिकली कि u का वैल्यू हाफ एल तो खत्म हो गया आई स्क्वायर, तो ये 1/4 कब होगा? जब आई आधा होगा तब ना स्क्वायर होकर करके हो जाएगा। तो तुमको वो डाटा किसका देगा? एनर्जी का।
समझ आ रहा है कि नहीं? अब तुमको पुट करना है या तो करेंट या तो चार्ज, तो सोच लेना, बोलो यार। अब नहीं ना फंसोगे उसमें। अच्छा तार दे दिया तो डायरेक्ट मार दोगे। ये हम तुमको इतना करवा दिए है ना कि अब उसका बाद भी तुमसे क्वेश्चन को खींच नहीं सकता है। बस एक बार खाली उसको देख लीजिएगा, पहला लेवल में इससे ज्यादा नहीं करना। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये सब क्वेश्चन एकदम तुम्हें एकदम चुटकी बजाने वाला क्वेश्चन पूछेगा, बस खाली तुमको कंसेप्ट रहना चाहिए। जैसे कि इसमें करंट मालूम है, इसमें हीट लॉस नहीं लग रहा है, तुरंत बन जाएगा। जो जान रहा है तुरंत बना देगा, जो नहीं जान रहा मैटर खत्म हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो। चलो अब इसको देख लो, ये अभी तक तो नहीं पूछा है, पूछ सकता है, समझना थोड़ा सा, बस सुन लिए कि हो गया। ये सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? घर पर एक बार जाकर देख लीजिएगा, हो जाएगा सब। सुनना क्या बोल रहे? आपको जनरली जो पूछता है टाइम कांस्टेंट, तो उसमें एगो आर रहेगा, एगो सी रहेगा। बोलो, माने सर्किट सोल्व करने के दौरान एक से ज्यादा रहेगा ना, तो पैरेलल सीरीज में करके आपको देगा। तो समेट लीजिएगा तो एगो सी दिखेगा, एगो क्या दिखेगा? आर। तो समेट करके एगो सी हो गया, एगो आर हो गया, एगो आर हो गया, एगो एल हो गया। तो डील कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा? बोलो यार। इसमें देखो तो समेटने का प्रयास करो तो आर समटाएगा क्या? देखो, अरे ये आर यहाँ दे देता, ये सी यहाँ देता, तो समटा कर करके एक हो जाता। तो ये समझ आ रहा है कि काहे नहीं बता रहे, क्योंकि ई आर यहाँ देता, ये सी यहाँ देता, इसको समेट लेते तो एगो आर हो जाता, एगो सी हो जाता, डील कर लेते, चला। बोलो यार। तो उस ढंग का क्वेश्चन कराने का जरूरत नहीं, जिसमें समटाया जाए उसको डील कर लोगे कि नहीं कर लोगे? नहीं समटाएगा, समेटो नहीं, समेटो तो एक आर एक सी में ला सकते हो तुम इसको, वहां देखो ला सकते हो। कौन लाएगा? ये दोनों ना समटाएगा, लेकिन एक में नहीं ना आया। बोलो यार। तो ये सवाल ऐसे हो पाएगा? टाइम कांस्टेंट में आपको एक आर में लाना है, एक सी में लाना है, समझ आया कि नहीं? खाली सुनोगे तो लगा इसके लिए इतना माहौल बना रहे थे। कुछ नहीं करना है, जो अकेला रहेगा पहले देख लेना कि वो किस पॉइंट से कनेक्टेड है। इसमें अकेला कौन? ये अकेला, इसमें अकेला कौन? अकेला मतलब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस से बात कर रहे थे। अकेला है तो क्या किया था समझना जी? जो अकेला उसको हटा कर कर करके को उस पॉइंट को पकड़ो जिसके अक्रॉस लगा हुआ था। तो ये समझ में आया कि ऐसे हो जाएगा। अरे इसको उखाड़ के फेंक दिए, फेंके नहीं, मैंने बगल में रख लिया, तो ऐसे हो गया। अरे बोलो जी। और ये वाला ऐसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत लग रहा है? और जो बैटरी रहेगा, एक वो रहे चाहे 1000 गो रहे, सबको सिंपल वायर बना देना। अब कुछ है ये नहीं, देखो तो सब ये सिंपल वायर बना दिए। सिंपल वायर नहीं जाएगा इधर, सिंपल वायर बनाए तो ये दोनों पैरेलल है, ये समझ में आया? तो ये समटा कर करके एक रेसिस्टेंस हो जाएगा, और एगो कैपेसिटर आपको है ये था आर इंटू सी करिएगा तो चल आएगा। माने ये बताया गया है कि अगर समेट नहीं पा रहे हो तो, अगर समेट नहीं पा रहे हो एक रेसिस्टेंस से कैपेसिटर तक में, तो बैटरी को सिंपल वायर आप बना दीजिएगा। बोलो यार। और जो अकेला है ना उसके अक्रॉस आप इक्विवेलेंट निकाल दीजिएगा, उससे भी क्लियर होगा। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 40 × 10 कितना हो गया? 8 ओम हो गया। तो ये समझ में आया कि इसका अगर टाइम कांस्टेंट का बात करिएगा तो आर हो गया इतना, और सी जो अकेला था 10 माइक्रो, कितना हो गया? 80 माइक्रो कूलम। क्या होना चाहिए? माइक्रो सेकेंड। ये समझ में आया? यूनिट होगा सेकेंड का जी। ये क्वेश्चन आ जाएगा ना तो बवाल हो जाएगा, आग लग जाएगा। चलिए एग्जाम हॉल में आग लग जाएगा। इसमें क्या है देखो, तो पहले यही सोचना है कि हम समेट सकते हैं कि नहीं। देखिए समेट सकते हैं? अरे बोलो यार। तो नहीं समेट सकते तो आपको तुरंत समझ जाना है कि कोई समझना जी, अगर यहाँ रेसिस्टेंस था तो उसको हटा करके तो 2 पॉइंट रख देते, अब उसी 2 पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालते। यहाँ पर एक अकेला था कैपेसिटर, तो इसको हटाए तो ये दोनों पॉइंट हुआ ना जी। अब उस दोनों पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना। हम ये नहीं बोल रहे कि ऐसे रहेगा, अगर यहाँ पर रहता या यहाँ पर रहता तो इसको हटा करके तो 2 पॉइंट देखते उसके अक्रॉस निकालते। अरे बोलो यार।
तो इसका सर्किट कैसे बनेगा? खत्म हो गया। सर्किट कैसे बनेगा बताओ तो। पहले इसको हटाओगे तो समझ में आया कि ऐसा हो जाएगा? बोलो यार, मैंने अब उसी का लॉस निकालना है। अब बाकी सब को एकदम ऐसे सरिया दो। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? और ये वाला हाँ सिंपल वायर होगा, ये वाला ऐसा। और भी बहुत सारा पढ़ाया था थेवेनिन सर्किट दिस दैट, लेकिन आप ऐसे समझिए। इक्विवेलेंट निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो ये 15 हो गया, ये 15 है, ये 10 है, 25 हो गया। तो ये समझ आ रहा है कि टाउ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 माइक्रो इंटू एगो आर था 1 मेगा, तो मेगा से कैंसिल ना हुआ जी, तो 25 सेकेंड हो गया। तो ये अभी तक नया आया किसी एग्जाम में, लेकिन असाइनमेंट वगैरह सब में दिया हुआ रहता है। अरे जान रहे हो तो समझो कि बायोलॉजी का एगो पॉइंट रखना है तुमको कि अगर नहीं समेट सकते हैं तो बैटरी को क्या बना देते हैं? सिंपल वायर, और जो अकेला में था महाल उसी को हटा के उसके दोनों पॉइंट के क्रॉस निकाल दिया, बात खत्म है। हो सकता है 2 को बैटरी लगा, क्या कर दोनों को सिंपल वायर बना देते। अरे बोलो यार। और बहुत सारा और कंसेप्ट होता है, एक से ज्यादा रेसिस्टेंस है, एक से ज्यादा कैपेसिटर, दोनों ज्यादा है एक से, आप में वो नहीं आएगा, आप में एक को बुलाएगा, उसको डील कर लीजिएगा। इसको घर पर एक बार आप पढ़िएगा ना आराम से बैठ के, समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम आराम से, तब फिर क्या होगा कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। है कुछ नहीं, लास्टली हम बोल रहे हैं, सुनिएगा, 3-4 पॉइंट दिमाग में बैठा लेना है। पहला, टाइम दे देगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला मारेंगे, हाँ? टाइम नहीं देगा, टाइम पूछेगा तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसको याद रखना है। समझ आया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम के बारे में बात नहीं करेगा कोई सर्किट पहले से, तो बहुत देर से वो होगा, तो t = इन्फिनिटी वाले के हिसाब से पहले उसको डील कर ले। और जब शिफ्ट करिएगा ना तो वो वाला साथ ही जाएगा उधर। अब नया सर्किट में जो होगा, तो नया सर्किट में जनरली बैटरी नहीं लगल होगा, इसका मतलब वो डिस्चार्जिंग होगा। अगर आर रहेगा उसमें तो मान लो कैपेसिटर को शिफ्ट किया, उधर कैपेसिटर पकड़ा गया तो उधर वाला में वो चला गया। वो इतने पर तो पूरा कहानियां घूम रहा है, तुम देखो ना। अरे बोलो यार। तो ये बहुत अच्छा होता है इसका कंसेप्ट। जानिए तो कुछ नहीं है, नहीं जानिए तो बहुत कुछ। मानो तो गंगा, नहीं मानो तो पानी। तो उस वाले में जो दोनों में कैपेसिटर था, तो उस तरह से तो सोच सकते हैं जितना वो चार्ज हुआ उतना ही लॉस हुआ उस कैपेसिटर में, क्योंकि वो अनचार्ज था। हाँ? जितना वो चार्ज हुआ, कौन वाला? तो उस लास्ट वाला एक वो पर चार्ज था, दूसरा पर नहीं था, ठीक? हाँ तो जितना वो चार्ज हुआ उतना ही उसमें लॉस हुआ होगा, एनर्जी लॉस था। अरे यार, चार्ज जितना उसमें एनर्जी है उतने एनर्जी लॉस होगा। ये कब का बात है? जब चार्ज होते रहता है तो उस शिफ्टिंग के बाद का पूछ रहा है। समझ में आया? लास्ट वाला जो एग्जांपल तुमको बताएं कि कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो इसमें चार्जिंग के दौरान लॉस हुआ होगा, लेकिन उसका नहीं पूछा है। शिफ्ट करोगे तो अरेंजमेंट में लॉस ना होता है जी। एक कैपेसिटर को चार्ज किया, दूसरा में कनेक्ट करो, लॉस होगा कि नहीं होगा? उसमें लगा दोगे तुम कि जितना एनर्जी हो उतना लॉस होगा। जितना एनर्जी स्टोर्ड है उतना लॉस होगा। ये कब है? जब एक अनचार्ज कैपेसिटर को आप बैटरी से चार्ज करते हैं, तो उसमें क्या हुआ है कि बैटरी से चार्ज किया गया पहला बार में, तो उसमें लॉस हुआ होगा कितना? तो जितना स्टोर हुआ उतना लॉस हुआ होगा। बोलो यार। लेकिन उसमें वो नहीं पूछ रहा, उसे पूछ रहा है कि इसको शिफ्ट करिएगा ना, उसके बाद के कहानी में लॉस। तो शिफ्टिंग के बाद मतलब क्या हो जाएगा कि ये इसका चार्ज है और इसमें कनेक्ट किया, तो ये होगा ना C1 वाला से। बोलो यार, उसके पहले लोग बातें नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत लग रहा है सर? अगर 9 माइक्रोफैराड में बैटरी लगाया रहता तब होता। यहाँ देखो जी, यहाँ देखो, इधर देखो तो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर 9 माइक्रोफैराड में बैटरी लगाया रहता, यहाँ कहाँ बैटरी लगा है 9 माइक्रोफैराड में? नहीं सर, अगर लगाया होता तो। अरे भाई पहले एक चीज समझो, तुम पहले कंसेप्ट क्लियर करो। क्या
जितना स्टोर है कैपेसिटर में उतना ही एनर्जी लॉस होता है। किस कंडीशन है पहले ये बोलो, जब पहले वो अनचार्ज होगा और दूसरा बैटरी उसको चार्ज कर रहा होगा। तो ये शुरू में मान लेते हैं चार्ज होगा और बैटरी उसको चार्ज कर रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना स्टोर है उतना ही लॉस हुआ होगा। लेकिन उसके बारे में बात नहीं क्या, बोला है कि जब शिफ्ट करिएगा तब आपको एनर्जी लॉस का चर्चा करना है। तो शिफ्ट करने के बाद मतलब पहले जो हुआ उसको भूला जाए, तो पहले तुम भूला गए तब ऐसा ना दिखेगा जी। तो ये एक तरह से क्या है कि ये कैपेसिटर चार्ज है और एक अनचार्ज है, उसको कनेक्ट किया, इसमें भी जितना स्टोर होता है उतना लॉस होता है, इसमें भी होता है जितना स्टोर होता है उतना लॉस होता है। इसमें क्या होता है एनर्जी लॉस कितना होगा, तो हाफ C1 into C2 by C1 plus C2 into V रिलेटिव स्क्वायर। बोलो यार कंफ्यूजन नहीं ना है। 9 वाला में लगाए हुए रहता कोई तो इसके चार्जिंग के दौरान हो सकता है कि लॉस होता, होगा ही। लेकिन वो जब शिफ्टिंग का बात करें, अब नहीं समझे तुम ये, तुम घर से दौड़ा ला रहे हो कुछ दूर तक तो उसमें भी एनर्जी तुमको लॉस हुआ होगा। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा, ऐसे समझो A से B और B से C, तो तुमसे पूछा कि B से C तक दौड़े तो कितना एनर्जी लॉस हुआ, तो तुम A से B में भी जो एनर्जी लॉस हुआ होगा उसको भी जोड़ लोगे। हुआ तो है लॉस A से B में, तो ये चार्ज हुआ होगा तो एनर्जी लॉस हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है कि होगा, क्योंकि जितना स्टोर है इसमें उतना ही ना लॉस हुआ होगा, क्योंकि ये चार्जिंग वाला केस है। लेकिन शिफ्ट करोगे तो शिफ्टिंग के बाद वाला को देखोगे, पहले वाला को नहीं देखने के लिए बोल रहा है। अब अगर नहीं दिखा तो उसको क्लियर होना चाहिए। अरे बोलो यार, शिफ्टिंग के बाद का कहानी हम लोग कर रहे हैं, समझ आ रहा है कि ना। यहाँ पर क्या ऑल्सो फाइंड एनर्जी लॉस, यहाँ तो लिख देना आफ्टर शिफ्टिंग, आफ्टर शिफ्टिंग लिख देना, तो समझ आ रहा है कि नहीं, शिफ्टिंग के बाद कितना एनर्जी लॉस।